अपने ही संस्थान में अपने सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। ऐसा कम अवसर होता है कि जो अपने घर में मुख्य अतिथि बन के और उद्बोधन दे। भले ही इस तरह का अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन कुछ परंपराएं होती हैं, कुछ अपनी व्यवस्थाएं होती हैं, उनके तहत बहुत से जगह समझौता करना पड़ता है। आज सम्माननीय हमारे दीपचंद जैन साहब, हमारे दोनों भाई अनुज जी जैन साहब और RS कुंभकार साहब, निश्चित रूप से आज की स्थिति में दोनों एक एक चैनल के ऑनर हैं। निश्चित रूप से आने वाले समय में एक कल्पना है कि और चैनल की आप लोगों के खातिर शायद कुछ श्रृंखला में वृद्धि हो जाए। चलो, में आज का जो कार्यक्रम है, आप प्रबोधन जैसा शब्द चूँकि आसानी से समझ में नहीं आता है, विधानसभा के लिए तो ठीक है, लेकिन एक मीडिया क्षेत्र के लिए प्रबोधन जैसा क्या कार्यक्रम होगा। अभी जिसने जो कहा है, निश्चित रूप से मैं तो चाहता था कि दोनों चैनल में लगभग 75 लोग हैं, दोनों चैनल को हम बुलाकर और एक साथ बिठाल के उन्हें कुछ ट्रेंड करना चाहते थे, कुछ ऐसी शिक्षाएं देना चाहते थे ताकि उनका विकास हो सके। संस्थान तो विकास करता ही है, लेकिन मेरा आज का उद्देश्य, भले ही आप जितने लोग भी बैठे हुए हैं, अरुण जी का भले ही अच्छा कोऑर्डिनेशन न हो, इसका कारण उपस्थिति कम है। भले ही अच्छा कोऑर्डिनेशन ना हो, लेकिन आपके माध्यम से फॉरवर्ड करने की आप लोगों को आदत है, तो फॉरवर्ड करके उन्हें अपने साथियों को ज़रूर बताएं कि आज की परिचर्चा क्या थी। तो आज की परिचर्चा का विषय जैन साहब ने बड़ा सोच समझ के, बड़ी दूरदर्शिता के साथ कहा कि एक बार आप अभी चाय पीने तो आइए। तो मैंने कहा चाय पीने नहीं, हम अपने जो भी परिवार है उसके साथ खाना खाने आएंगे। यदि आप खाने का इंतज़ाम करिए तो मैं आ जाऊंगा। तो चूंकि उन्होंने तत्काल बात को स्वीकार किया, अब बात आती है कि ये वाला कार्यक्रम क्यों रखा गया। निश्चित रूप से कारण तो होते ही हैं, लेकिन एक संस्थान जो एक प्रबंधन का कार्य करता है, एक जो स्वामित्व का कार्य करता है, उसके साथ जो जुड़े हुए लोग होते हैं उनकी तरफ कोई नहीं देखता है। हर जगह की समस्या होती है, वो जो चाहे उसको अपन साथियों का नाम लें, चाहे कर्मचारियों का नाम लें, तो उनकी ओर किस तरह से प्रबंधन को देखना चाहिए। हम पहले आप लोगों की कमियां नहीं गिनाएंगे, हम पहले प्रबंधन की कमियां गिनाएंगे कि आखिर प्रबंधन क्यों अपने ओर आकर्षित नहीं कर पाया। ऐसी स्थिति होना चाहिए कि जिसके कारण प्रबंधन अपने आप खिंचा चला आए। उसके लिए आवश्यकता होती है मोटिवेशन की। अभिप्रेरणा शब्द सभी ने सुना होगा, घर में भी मोटिवेट करते हैं, भाई बहन भी आपस में मोटिवेट करते हैं, एक दूसरे को कुछ न कुछ समझाइश दे के बात करते हैं कि इस तरह से आगे बढ़ना चाहिए, इस तरह से कार्य करने से ऐसे बढ़ जाएंगे। आप लोगों में से शायद ही ऐसा कोई है कि जो विकास नहीं करना चाहता है। कोई ऐसा हो सकता है कि जो सुस्त रूप से काम कर रहा होगा वो विकास नहीं करना चाहता, जिसकी कार्यशैली केवल अपनी ड्यूटी की तरफ है कि हमें केवल ड्यूटी देना है और चलते बनना है।
तो निश्चित रूप से उसके अंदर एक महत्वाकांक्षा नहीं होगी, और महत्वाकांक्षा नहीं होगी तो वो विकास नहीं कर सकता। तो बात आती है अभिप्रेरणा की। मैं जिस संस्थान में रहा हूँ, जहाँ भी रहा हूँ, मैंने कोशिश की है कि सभी लोग अभिप्रेरित रहें। अब उसका अभिप्रेरण इतना सामान्य बात नहीं है कि आज 10 लोगों का एक समूह है और 10 को आप अपने विचारों में घुल जाएं, आप घुल जाएं, या आपके 10 व्यक्ति आप में घुल जाएं। इसके लिए आपको मतलब एक जो प्रबंधन है उसको अलग से कुछ करना होगा। उसको करने के लिए 2 चीज़ें होती हैं, एक वित्तीय फाइनेंशियल और एक गैर वित्तीय। वित्तीय से आशा ये है कि मान के चलिए जैसे हमारे शिशिर जी ने कहा कि साहब वो इंक्रीमेंट बढ़ा दिया, तो ये इस तरह की कोई भी प्रमोशन कर दिया, उन्होंने कहा स्टेट ब्यूरो, उन्होंने कहा इनको बना दिया, अब इनको एडिटर इन चीफ बना दिया, इनको ये बना दिया। ये एक मोटिवेट करने का एक अपने पास साधन होता है। काम आदमी वही करता है, वही रिपोर्टिंग कर रहा है, वही सवाना कर रही हैं, वही जो है शिशिर उपाध्याय कर रहे हैं। केवल अंतर इतना हो सकता है वेतन का अंतर हो। बैठिए दीपक जी, कुर्सियाँ कम है क्या? तो वित्तीय हमेशा ही मैनेजमेंट को, स्वामित्व को, अपने जो भी साथी हैं, जो भी कार्य करने वाले व्यक्ति हैं, क्योंकि आप लोगों से ही संस्था चल रही है, आप लोगों से ही संस्था चल रही है, ये बात स्वामित्व को जानना चाहिए। लेकिन आप लोगों को इस बात का घमंड नहीं होना चाहिए कि मेरे द्वारा संस्था चल रही है। क्यों? क्योंकि इन दोनों में यदि आपने कोऑर्डिनेशन बिठा लिया तो आपका भी विकास होगा, संस्था का भी विकास होगा। संस्था का विकास जिस तरह से होता है तो व्यक्ति का विकास भी होता चला जाता है। तो जो मोटिवेशन है वो मोटिवेशन में दूसरा, एक तो वित्तीय वाली बात हो गई कि वित्तीय में पदोन्नति दे दी, वेतन वृद्धि कर दी, पद नाम बदल दिया, तरह तरह के फंडे होते हैं कि किस तरह से किस व्यक्ति को हम आकर्षित करें, किस तरह से ये चीज़ की जाए। इसमें एक बात हम कहना चाहेंगे, हो सकता है कि हम आपका समय खरीद सकते हैं कि आपको 8 घंटे ड्यूटी देना है, ये हमने पैसे से खरीद ली। हम हो सकता है आपको शारीरिक रूप से जो आपके पास पावर है उसका उपयोग कर सकते हैं कि 8 घंटे कंप्यूटर पर बैठिए, काम करिए। लेकिन यदि हमने आपका क्या उत्साह है या आपकी वफादारी हम खरीद सकते हैं क्या? बताइए आप लोग। भले ही इतने लोग हैं कि संस्था चाहे इतनी पैसे वाली हो, चाहे इतना खर्च करे, आपको 10,000 मिलता, हम 1 लाख रुपए दे दें, तो क्या उत्साह या आपके अंदर जो पावर है या आपके अंदर जो वफादारी है वो हम खरीद सकते हैं क्या? नहीं है। उसके लिए मोटिवेशन होता है। वो आज का मूल, आज का उद्देश्य था कि आप लोगों को मोटिवेट किया जाए तो शायद आप बढ़ें और आपके साथ साथ संस्था भी बढ़े। तो जो उत्साह और वफादारी नहीं खरीद सकते हैं तो बीच बीच में हमेशा प्रबंधन को अपने जो भी सबऑर्डिनेट कहें, साथी कहें, कर्मचारी कहें, उनका उत्साह वर्धन करते रहना चाहिए। और उत्साह वर्धन होता रहेगा तो निश्चित रूप से एक अलग तरह की ऊर्जा संस्थान को मिलती रहती है। जो अच्छे प्रबंधक होते हैं वो हमेशा ही अपने सभी जो कर्मचारी साथी हैं उनको अपने नज़दीक रखते हैं, उनकी व्यक्तिगत समस्या को समझते रहते हैं कि इनकी व्यक्तिगत समस्या क्या है। क्योंकि आज देखते हैं कि आज मान लीजिए आपके स्टाफ में 30 लोग हैं, 35 हैं, सब लोग मुस्कुरा के आ रहे हैं, लेकिन उसके अंदर की पता नहीं है कि उसके परिवार में क्या दिक्कत है, उसके और क्या 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 समस्याएं हैं, ये कभी कोई समझने का प्रयास नहीं करता है। शायद यदि उसको समझने का प्रबंधन प्रयास करे
तो निश्चित रूप से वो व्यक्ति प्रबंधन के लिए बहुत कुछ सिद्ध हो सकता है। ये मेरा अपना मानना है और जो मुझे रिजल्ट भी दिए हैं। गैर वित्तीय जो फाइनेंस से नहीं है उसमें अपन क्या करते हैं, उसमें आपको शाबाशी दे दी, आपको कोई प्रमाण पत्र दे दिया, अन्य ऐसी कोई गिफ्ट दे दी जिससे कि आप खुश हो गए। वो भी एक मैनेजमेंट का पार्ट है, वो भी एक स्वामित्व का पार्ट है कि जिससे कि आप लोगों का, यदि आप लोग खुश नहीं होंगे, आज मैं यदि कहीं किसी संस्था का कर्मचारी हूँ और यदि मैं तनाव में हूँ, निश्चित रूप से व्यक्ति के पास तनाव बहुत होते हैं, वो नहीं व्यक्त कर पाता है अपनी संस्था में जाके कि हम कितने कष्ट में हैं। तो उसको किसी न किसी रूप में उसकी शाबाशी दे दी, उससे अच्छी बात कर ली, तो उसके अंदर एक नई ऊर्जा डेवलप हो जाती है। और जब नई ऊर्जा डेवलप हो जाएगी तो व्यक्ति बड़ी तेज़ी से काम करता है। तो ये जो आज का कार्यक्रम है वो पूर्णतया मोटिवेशन पर है। निश्चित रूप से आपके जो भी पद हो, मेरे समय में हमने प्रशासकीय अधिकारी अभिनव जी को दिया था। अभिनव जी के यहाँ कोई घटना घट गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने व्यक्तिगत फ़ोन किया कि बेटा तुम नहीं समझते हो, तुम्हारे यहाँ कार्यक्रम है, तुम्हारे ऊपर उत्तरदायित्व है, इस कार्यक्रम में सम्मिलित होइए। ये मोटिवेशन है। ये चीज़ हमेशा याद रहेगी उन्हें कि सर हम तो इस स्थिति में थे, सर को क्या लेना देना कि मैं आऊँ अथवा नहीं आऊँ। तो इन सब चीज़ों से संस्था पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है और बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। अब बात आती है टाइम मैनेजमेंट। निश्चित रूप से जिस व्यक्ति ने अपना समय प्रबंधन कर लिया, हमारे जैन साहब ने आज कहा कि सर हमारे यहाँ तो जो है गुरुजी आ रहे हैं और चौका है, मैं लेट आऊँगा। मैं भी चाहता तो मैं भी लेट आ जाता, लेकिन मैंने कहा कि मैं उनके कारण अपनी संस्था में क्यों, जो मुझे जिस समय जाना होता है मैं 11:15 बजे आ गया। अब कुछ लोगों को लग रहा होगा कि ये तो बिल्कुल फ्री बैठे हुए हैं, लगा होगा जो नए लोग हैं कि अरे ये तो बिल्कुल फ्री बैठे हुए हैं, ये तो बिल्कुल टाइम के पहले ही आ गए। लेकिन इसका क्या इम्पैक्ट है कि जो और दूसरे लोग जो परिचित हैं, चाहे शिशिर उपाध्याय जी हों, चाहे अरुण जी हों, देवेंद्र जी हों, या जो भी परिचित हैं मुझसे, वो उनके ऊपर एक दिमाग में जाता है कि नहीं नहीं वो तो समय के पंक्चुअल हैं। तो कम से कम ये वाली जो समय की पंक्चुअलिटी है, इसमें हमने अपने समय में किसी को पुरस्कार दिया था, वो खड़ा होकर बताया किसको पुरस्कार दिया था। ये हैं प्रियंका जी। मैंने सुबह 7 बजे ड्यूटी लगाई थी, तो प्रियंका की 99% सुबह 7 बजे उपस्थित हुई, चाहे जैसी सर्दी हो। जब इनके पास शायद एक्टिवा थी नहीं थी क्या था, उसके बावजूद भी उसने जो है इतना प्रभावित किया। बात इससे थोड़ी था कि उस मोटिवेशन के लिए कुछ दे दिया गया हो, लेकिन जो हृदय से उद्गार निकले, लगा कि ये लड़की जो है बिल्कुल टाइम की पंक्चुअल है। तो यदि आप लोग भी अपने आप में पंक्चुअलिटी कर लेंगे तो निश्चित रूप से आप लोगों का विकास होगा। ये संस्था तो सेकेंडरी चीज़ है। आज आपकी अपनी कहीं ना कहीं आप समझौता किए हैं कि साधना में जो मिल रहा है वो ठीक है, कम से कम दूसरे संस्थान सम्मान नहीं है, दूसरे जो है और दूसरे तरह के दिक्कतें देते हैं, दूर है, कहीं ना कहीं तो संतुष्टि होगी, तभी कार्य कर रहे हैं। जिस दिन आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो उस दिन 7 दिन का भी नोटिस संस्था को नहीं मिलेगा, वो तो एडजस्टमेंट हो जाएगा। जब तक वेतन न कटे उतने दिन के लिए सूचना हमें देना है तो दे दी, लेकिन उसके पहले आप लोग नहीं बताएंगे तो वो कोई बात नहीं है। मैं तो अपने समय में और अच्छी तरह से उन्हें मोटिवेट करता था कि जिसको कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है तत्काल उस संस्था में हम आपकी अच्छी क्रेडिट भेजेंगे, कहेंगे कि हमारा ये व्यक्ति बहुत अच्छा है। चलिए अब बात आती है कमिटमेंट की। चूँकि ये मीडिया लाइन है, जैसे अभी कुंभकार जी नहीं शिशिर जी बहुत कुछ कह रहे थे, लेकिन जो दूसरे जो सक्सेना जी थे उनके चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं आई। मार्केटिंग वाले सक्सेना जी की उन्होंने काफ़ी प्रशंसा कर रहे थे, उनका कभी हॉट टॉक हो गई होगी
क्योंकि जानकारी हर व्यक्ति की मुझे रहती है, लेकिन जिस तरह से अभी चेहरा प्रसन्न हो रहा है, उस समय एक दांत भी नहीं दिख रहा था। तो मैंने सोचा कि यहाँ पर सक्सेना जी गलत हैं। यहाँ पर यदि इनको विकास करना है तो तत्काल एडॉप्ट कर लेना चाहिए कि नहीं, व्यक्ति ने अप्रत्यक्ष रूप से हमसे उस बात का गिल्टी प्रभावित किए, हमें स्वीकार कर लेना चाहिए कि हम ठीक है। तो मुस्कुरा के यदि ये स्वागत करते तो निश्चित रूप से इनकी मेरी नज़र में प्रगति अधिक होती। अब अपने आप हो जाएगी तो कोई बात नहीं है। चलिए, तो जो कमिटमेंट है, तो ये बता रहे थे कि मीडिया लाइन में आप लोगों को कोई बुरा न लगे, क्योंकि अब तो सरकार की दृष्टि में मैं भी मीडिया का हूं और आप लोगों का एडिटर इन चीफ मैं ही हूं, साधना का। क्या जनसंपर्क से तो मैं ही हूं, बाकी कोई कुछ बना रहे तो मैं भी अब मीडिया का हूं। हंस क्यों रहे हो? तो कहने का मतलब वो अपने ऊपर भी लागू है कि मीडिया में कमिटमेंट का दूर दूर तक संबंध नहीं है। अब आप कहोगे जी तुम हम सब लोगों पे आक्षेप है। आक्षेप नहीं है, कुछ तो आप लोगों की मजबूरी होती है। भाई रिपोर्टर है, यदि वो जाके मार्केट में यदि वो प्लेन बात कर देगा तो उसे कोई घास नहीं डालेगा। कोई मार्केटिंग वाला है, हमारे गिरीश भटेले हैं, जब तक उसकी जान नहीं खा जाएंगे तब तक वो इन्हें विज्ञापन देने वाला नहीं है। तो यदि ओरिजिनल शब्द कमिटमेंट तो ये कहता है कि जो मुंह से निकला वाक्य अक्षरशः सही होना चाहिए, और ये संभव नहीं है। लेकिन फिर भी कम से कम आपस में कमिटमेंट तो पूरा कर सकते हैं। आपस में एक दूसरे से कोई भी बात है कि हम आपको साथ ले जाएंगे या हम आपके साथ ये कार्य कर लेंगे, तो उसको तो पूरा करो। भाई इस क्षेत्र में पूरा ना करो कोई बात नहीं, लेकिन अपने व्यक्तिगत जीवन में अपनी संस्था के प्रति जो आपके दायित्व हैं उन्हें पूर्णतः करना चाहिए। ये मेरा आप लोगों को सुझाव है। इसके साथ एक बहुत बड़ी चीज़ और है मीडिया में, वो कोई भी मीडिया मैन नहीं देखता है अच्छाई, सच्चाई और उपयोगिता। क्या होता है कि लगभग जितने लोग बैठे हुए हैं, अब मुझे तो पता नहीं है, मेरे तो मोबाइल में वो सिस्टम है नहीं, लेकिन 90% आपके ऑटो रिकॉर्डिंग सिस्टम होगा। ऐसा ही है 90%, क्योंकि मैं तो करना नहीं जानता तो इसलिए नहीं है। लेकिन मेरा ऑटो रिकॉर्डिंग, क्या आप लोग बताएंगे किसी को ऑटो रिकॉर्डिंग से कोई एक बहुत बड़ा लाभ अर्जित हुआ है? बताइए, यदि कोई इतने लोग बैठे हुए हैं जितने भी, क्यों अभिनव जी आपको कोई लाभ हुआ है क्या? मतलब ये है कि अप्रत्यक्ष रूप में वो लाभ हो सकता है। अप्रत्यक्ष में कैसा कि मान लीजिए सर को सुनाना है रिकॉर्डिंग विष्णु की, तो सुना दी कि देखो सर ये ऐसा कह रहे थे। लेकिन इससे अभिनव जी को क्या अच्छाई मिली? कुछ नहीं। सच्चाई क्या है ये किसी को पता नहीं है कि वो क्या बोल रहा है, किस सेंस में बोल रहा है। मैं तो जिस दिन से इस मीडिया में आया था उस दिन से मैं यही बात मान के चलता था कि सामने वाला रिकॉर्ड कर रहा है, वो कोई भी हो। मैंने कभी ये बात मान के नहीं चली कि उसने मेरी बात रिकॉर्ड नहीं की होगी, लेकिन किसी ने आज तक नहीं बताई, ये अलग बात है। लेकिन मैंने ये उद्देश्य बना लिया था कि जो मैं अब इसमें हूँ ये मेरी बात रिकॉर्ड है। तो जिसमें अच्छाई नहीं, सच्चाई नहीं, उसकी उपयोगिता नहीं, तो उसके कारण अपन समय खराब क्यों करें? चाहे वो रिकॉर्डिंग के माध्यम से हो, वो चाहे आपस में जिसे कहते हैं, क्या कहें शब्द, एक दूसरे की चुगली करना। क्यों साहब उसको ज़्यादा प्रशंसा मिल रही है उस संस्थान में, उसको ज़्यादा वेटेज मिल रहा है उस संस्थान में, मुझे तो कोई पूछ ही नहीं रहा है, इसी कारण से की जाती है। तो मेरा मतलब है कि आप लोगों को अपने व्यक्तिगत जीवन में आगे बढ़ना है, चाहे वो परिवार में हो चाहे संस्थान में हो। ये वाला सेंटेंस दिमाग से निकाल दीजिए, डिलीट कर दीजिए कि हमें जिस चीज़ में अच्छाई, सच्चाई और उपयोगिता नहीं होगी उसकी चर्चा में समय हमें खराब नहीं करना, क्योंकि वो उसका इफ़ेक्ट कहाँ आता है? संस्था पर। आप लोग गफियाते रहते हैं। अभी मैं देखता था यहाँ से CCTV से पता लगा कि जो है प्रियंका और अंतिमा
उधर बैठ के जो है घर पे आ रही तो मैं तत्काल फ़ोन लगा देता था, प्रियंका जी सीट पे आ जाइए। इतने से वो समझ गई कि सर देख रहे हैं, तो नियंत्रण भी हो गया और उनको भी एहसास भी हो गया, बात ख़त्म। तो कुल मिला के ये है कि अच्छाई, सच्चाई और उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है। विशेषकर हम फील्ड के लोगों को समझाना चाहेंगे कि यदि पत्रकारिता में विनम्रता और शिष्टाचार यदि आप लोगों ने डेवलप कर लिया तो पैसा भी मिलता है और सम्मान भी मिलता है। जो केवल इस उसमें रहते हैं, उन्हें प्रेस क्यों लिखाते हैं सब पे, स्कूटर पे और अपने कारों पे, इसलिए कोई पुलिस वाला न रोके। पावर हमारा है, इस पावर को अहम के रूप में न लो, इस पावर को उपयोगिता के रूप में लो। हमें शिष्ट होके उससे काम निकालना है। हो सकता है कि आप किसी जगह जाएं, किसी अधिकारी के पास जाएं, मान के चलिए हमारे जैन साहब ई और ऐसी थे, जो पत्रकार इनके पास शिष्टाचार से गया होगा तो इन्होंने उसे उपकृत किया होगा 100%, लेकिन जिसने रुतबा दिखाया होगा तो उससे जवाब तो नहीं दिया होगा, लेकिन घुमा फिरा के उसे रिटर्न कर दिया गया होगा। तो कुल मिला के ये है, उससे आप लोगों को नुकसान ये है कि हो सकता है कि आज आप लोग मीडिया में काम कर रही हैं, कल हो सकता है और दूसरे संस्थान में जाएं जहां मीडिया का मतलब नहीं होगा, तो वहां नेचर आपको कष्ट देगा। इसलिए मैंने कहा कि पत्रकारिता में शिष्टाचार और विनम्रता यदि नहीं है तो उसे आप डेवलप करिए। ऐसा नहीं है कि किसी स्टिंगर का फ़ोन आ रहा है और दीपक जी कह रहे हैं अरे रे मुझे समय नहीं है, मैं तो अभी व्यस्त हूँ, अभी आपको लिंक नहीं दूंगा, अभी ये नहीं करूँगा। ये नहीं, वो अपन को कोई जो अपना प्रतिनिधि है जिसके कारण हमारा संस्थान ऊपर उठ रहा है, उसको तत्काल रिस्पॉन्स मिलना चाहिए। वो कितनी दिक्कतों में है, कहाँ है, आप तो अपने एसी में बैठे हुए हैं, वो कहाँ से बात कर रहा है, उसको पूरा रिस्पॉन्स मिलना चाहिए। है समर्पणता, ये आप किसी भी संस्थान में रहें, घर में भी आप मान के चलिए 2 भाई बहन हैं, चाचा हैं, चाची हैं, मम्मी हैं, पापा हैं, उनमें सब भाई बहन तो एक से नहीं हो सकते। माँ बाप की दृष्टि में भी सब भाइयों को एक सा नहीं मिलेगा। कहें जरूर मेरे लिए सब बराबर हैं, लेकिन किसी को ज़्यादा पिता वेटेज देगा, किसी को माँ वेटेज देगी, ऐसा होता है। उसमें क्या है कि वो जो जिस तरह से देख रहा होगा, वो अपनी उसकी समर्पणता देख रहा होगा कि इसकी समर्पणता परिवार के लिए क्या है, अपने रिश्तेदारों के लिए क्या है, कितनी केयर करता है, ये उसके हिसाब से उसका वेटेज उसे मिलता है। तो मैं आप लोगों को यही समझाना चाहूँगा कि जिस संस्था में रहो, आपको वेतन तो मिल ही रहा है भाई, जो भी वेतन है 1 रुपये हो या 1 लाख हो, उस वेतन में आप चूँकि खुश नहीं होगे, कहीं ना कहीं संतुष्ट तो होगे जब आप संस्था में काम कर रहे हैं। तो जब संस्था में काम कर रहे हैं तो क्यों ना हम इतनी समर्पणता के साथ काम करें कि सब लोग मुझे जानने लगें। तो उसका क्या लाभ होगा, ये आप लोग सुन लीजिए, और जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं अपने समूह में ये बात ध्यान से भेजिए। आपका समूह 2000 एम्प्लॉई का है। अब किसी के गले नहीं उतर रही होगी कि 2000 कहाँ से, हम तो 27 में से 20 ही लोग बैठे हुए हैं। अब वो हमसे कोई पूछेगा तो हम बता देंगे कि आपका ग्रुप 2000 का कैसे है। आपके ग्रुप में 5 होटल हैं, 1 हॉस्पिटल है, 1 बहुत बड़ी सिक्योरिटी एजेंसी है और 2 आपके आज की स्थिति में 2 सैटेलाइट चैनल हैं। यदि मान के चलिए आपको जैसे मल्टीनेशनल कंपनियों में पैकेज जारी होता है, वो कहते हैं हमें 12 लाख का पैकेज है, 15 लाख का पैकेज है। जब उनसे कैश इन हैंड की बात करते हो तो वो कहते हैं कि वो तो फिर 6 लाख हुआ। फिर 6 क्या है, 6 अदर अलाउंसेस और दूसरी सुविधाएं हैं। तो वो आज हम वो सब सुविधाएं, यदि आप लोग अच्छे ढंग से कार्य करेंगे तो वो सभी सुविधाएं हम उपलब्ध कराने में सक्षम होंगे। हो सकता है कि आपके परिवार का कोई जॉब लग जाए उस 2000 लोगों में, कहीं ना कहीं तो संस्था काम कर रही होगी, जो मैं 2000 का कह रहा हूँ। बाद में आप हमसे
कोई भी क्वेश्चन कर सकती हो, वो एक एक का मैं आपको जवाब दूंगा। मानो इस वेतन के साथ हो सकता है आपको स्पेशल डिस्काउंट का एक कार्ड दे दिया जाए सभी संस्थाओं में, तो कोई लाभ होगा। किसी हॉस्पिटल का कार्ड दे दी जाए। अभी हम एक बहुत बड़ी आप लोगों के लिए खुशखबरी है, मेल और फीमेल के लिए, कि हम एक फीमेल मार्केट बनाने जा रहे हैं कॉमर्शियल जगह में। उसमें हो सकता है कि आप लोगों के घर पे आपकी पत्नी, आपकी बहन, आपकी माँ कोई किसी चीज़ में विशेषज्ञता लिए है और कोई व्यवसाय करना चाहते होंगे, तो उनको हम उचित दरों पर उपलब्ध कराएंगे। मान लीजिए आप लोग हैं, आप लोगों को खुद कोई व्यवसाय करना है या और कोई चीज़ करना है, या आपके घर परिवार से किसी को करना है, तो उसमें हम उपलब्ध कराएंगे। कहने का मतलब ये है कि जो हमने आपको अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर बताया, आप हमसे नाम भी पूछ सकते हो। 5 होटल, भोपाल की बात कर रहा हूँ, अभी भोपाल के बाहर नहीं जा रहा हूँ। भोपाल के बाहर जाऊँगा तो आप लोग कल्पना के बाहर हो जाएंगे। 3 मैरिज गार्डन, 1 हॉस्पिटल, 1 बहुत बड़ी सिक्योरिटी एजेंसी, एक जो है अपने आप में ला मार्केट, इसके अलावा और दूसरी फाइनेंस कंपनी, मतलब जिसमें आप लोग अपना कुछ दिखा सकते हो, विशेषज्ञता दिखा सकते हो, आगे जा सकते हो। तो उसके लिए हम कोशिश करेंगे कि ये दोनों लोग बैठे हुए हैं, इनको और लोगों को भी बुलाना था। अभी इसलिए नहीं बुलाया, मैं जानता था कि संख्या अधिक नहीं होगी, कारण कोऑर्डिनेशन प्रॉपर नहीं रहा होगा। कोऑर्डिनेशन का अभाव है अभी इस संस्था में। शायद मेरे समय की बात होती तो यहाँ 70% और आसपास के भी यहाँ उपस्थित होते। खैर, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए कि ये वाला जो पैकेज है वो आप लोगों को काम आ सकता है, बशर्ते केवल इतनी सी बात है कि आपको जो वेतन दिया जा रहा है, जो आपको समय में काम दिया जा रहा है, उस काम को पूर्ण संलग्नता से करें। अब बात आती है जब बोर होने लगो, क्योंकि क्या होता है ट्रेनिंग में बोरियत बहुत होती है, और आज तो हमने प्रॉपर तरीके से दी नहीं है। वो चाहे स्थाना भाव करके फिर कल के दिन विज्ञाश्री में जो बड़ा हॉल है उसमें बैठेंगे, तब एक एक से चर्चा भी कराएंगे। हैबिट व्यक्ति के अंदर आप और हम एनालिसिस करके देखें, जो जिसकी आदत होगी वो उससे बाज नहीं आ सकता। आप कहोगे कि ये कौन सा शब्द उपयोग किया है। जो जिसकी आदत होगी, झूठ बोलता होगा तो झूठ बोलेगा, वो चाहे जितना उसका उद्देश्य कुछ नहीं होगा, लेकिन वो ऑटोमेटिक, क्योंकि 50% आदत, जो आदत बनी हुई है उसी आदत के तहत काम चलता है। लेकिन ये आप लोगों को इसलिए समझाना चाहता हूँ कि आदत विकास भी करती है और आदत विनाश भी करती है। जितने बड़े लोग हुए हैं, जितने सफलतम लोग हैं, उनकी कोई ना कोई आदत बहुत अच्छी रही होगी। यदि आप सब लोग उनकी अच्छी आदत, जितने लोग बैठे हुए हैं सब ऊर्जावान हैं। मैं कह रहा हूँ कि एक एक व्यक्ति को मैं कोई कार्य सौंप दूँ, वो मुझे रिजल्ट देगा, और दिया है। लेकिन उसकी ऊर्जा परखने की बात है कि उसकी कहाँ है ऊर्जा, क्योंकि उस तरफ किसी का ध्यान ही नहीं जाता। मानो संस्थागत काम है, जो संस्था से जुड़ा हुआ है, मान लीजिए वो शब्द हो सकता है कोई छोटा मोटा, लेकिन भाव मेरा खराब नहीं है कि संस्था में काम कम करता हो, चापलूसी ज़्यादा करता हो, तो उसका वजन बहुत अधिक दिखाई देता है। क्योंकि मैनेजमेंट धृतराष्ट्र जैसी पट्टी बांधे रहता है। पट्टी नहीं बांधेगा तो वो सब विरोधी हो जाएंगे, उसकी एक मजबूरी है। लेकिन उसके बीच का यदि उसने रास्ता निकाल लिया कि हमें अच्छे व्यक्ति को आगे बढ़ाना है और जो अच्छा नहीं है उसको नीचे का भी रास्ता दिखाना है, यदि उसके अंदर ये मैनेजमेंट में क्षमता है, तो उसका भी विकास होगा और उसका भी होगा। तो कहने का मतलब है कि आदत, जितने भी सफल लोग हैं आपस में भी जिनकी आदतें अच्छी हैं उनको अडॉप्ट करिए, और जो अपने अंदर कोई आदत, मेरे अंदर भी आदत
खराब हैं। अब आप कहोगे क्या खराब है? बहुत समय पहले मुझे बहुत गुस्सा आ जाता था, मैं तत्काल रिएक्ट कर देता था, तो उससे क्या लाभ होता था और क्या नुकसान होता था वो सुनिए। मैं अपने आप को तो जलाता था और दूसरे को लाभ पहुंचाता था। उसी जिस पे नाराज़ हुआ उसको ही खुश करने में कि नहीं नहीं वो गलत नहीं था। अब इतनी तो बोल्डनेस नहीं होती थी कि हम मुझसे स्वीकार कर लें कि विष्णु ये मुझसे गलती हो गई है। यदि इतनी बात होगी तो जलना बंद, लेकिन वो अंदर रखे रहता था। अब बहुत लंबे समय बाद उस चीज़ को डाइल्यूट किया और डाइल्यूट करके अब इस स्थिति पे आ गया। कोई भी कुछ कहे मेरे ऊपर असर नहीं पड़ता, मुझे जो करना है वो ही करता हूँ, चाहे जितनी कोई मेरी मक्खनबाजी करे और चाहे जितनी मुझे गालियाँ दे। मैं दोनों को अब पी जाता हूँ, उसे कोई समझ में नहीं आता है कि ये क्या है। ये तो बड़े खुश हैं इतने की बात भी, या बहुत अच्छी मक्खनबाजी कर रहा तो सोच रहा होगा कि ये तो बहुत अधिक खुश हो गए। पता लगा कि दूसरे दिन वो चारों खाने चित्त गिर गया, पता ही नहीं लगा कि वो कहाँ पहुँच गया। तो कहने का मतलब है कि आदतों पे अपन बहुत बोला जा सकता है। व्यक्ति जितने भी सफल व्यक्ति हुए हैं वो अच्छी आदतों, जितने लोग बैठे हुए हैं उनके अंदर, अभी आपको आदतें बताएं, इन्हें भी किसी को कल्पना नहीं होगी। पहले नंबर पे बैठे हुए हैं, इनकी आदत है जोखिम लेना। अब थोड़ी सी कम हो गई है, जब से संपर्क कम हो गया है। जिस दिन जोखिम लेते थे तो जोखिम लेने के दम पर पूरे मध्य प्रदेश में नंबर 1 नाम था। नंबर 1 लोग ये कहते थे कि वो इनका नाम तो जानते नहीं थे, बोले एस के जैन से सर एक बार फ़ोन कर दीजिए तो हमें ऐसा हो जाएगा, हमें ऐसा हो जाएगा। तो जो एक रिस्क लेने की आदत थी, अब वो सही तरीके का, अब रिस्क में ऐसा नहीं था कि आंख बंद करके रिस्क लेते थे। रिस्क अपने विवेक के साथ जो रिस्क ली है वो आदत थी, उससे आज देखते हैं कि बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा किया है। दूसरे नंबर के हैं, इनके अंदर एक जुनून है। जिस दिन से इनने, मेरी इच्छा नहीं थी कि ये साधना मध्य प्रदेश चलाएं, मैं जानता था कि ये रुपए बर्बाद करेंगे, जैन साहब को देते रहेंगे, लेकिन अब वो एक घर से दूसरे घर में आना है तो मैंने अपना विराम कर दिया। मैंने नहीं कहा कि नहीं लेना चाहिए, ले लो, लेकिन इनके अंदर एक जुनून था कि मुझे तो एक चैनल चाहिए, सैटेलाइट चैनल चाहिए। मैंने बहुत समझाया कि ये चीज़ कोई अच्छी नहीं है, ये नशा बहुत ख़राब है, ये चैनल का नशा बहुत ख़राब है, इसका जो है स्वाद सबको पता नहीं है, इसमें इतना पैसा खर्च होता है कल्पना के बाहर है, न तो वो व्यक्ति बोल पाता है। आप लोगों को समझ में नहीं आता है कि हमारे साथ ये नहीं किया, ये नहीं किया, लेकिन उसकी वस्तुस्थिति समझो, दूर से दिखाई देता है कि वो 8 लाख का आरओ आ गया, वो 4 का आ गया, लेकिन जब खर्चे की बात करते हैं तो एक बार खुद खर्चे देखिए। एक बार मेरे पास छत्तीसगढ़ से आए, नया नया जुनून था, वो एक हमारे मित्र के रिश्तेदार थे, बोले सर 25 लाख हमसे ले लो और साधना वहाँ का दे दो और उसके बाद आपको जो भी मंथली कहोगे देंगे। हमने कहा आप व्यवसायी व्यक्ति हैं, सिंधी समाज से हैं, आप जो है ये कार्य न करिए। लेकिन मैंने तो उन्हें 1-2 बार वापस कर दिया, लेकिन उसके बाद आज वो कम से कम 2 करोड़ के तो नुकसान में है। उन्होंने कहा ये खबर, वो उसमें 25 लाख चले गए, उसमें 20 लाख चले गए, इस तरह से उन्होंने आज अपना व्यक्तिगत संस्थान बर्बाद कर लिया। तो कहने का मतलब है कि ये जो जुनून हमारे कुंभकार जी हैं, जो ये वाला VIP लेके आए हैं, अब हमने कहा कि मुझे तो लाभ चाहिए, मैं नहीं सुनने वाला। मुझे यदि रिजल्ट नहीं हुआ तो मार्गदर्शन आपका ख़त्म। यदि लाभ में नहीं आता, इन्होंने हमें बहुत पाड़े पढ़ाए, अरे नहीं नहीं सर, साधना को जो दिया उतना तो मैंने कमा लिया। अब ये क्या समझाए मुझे कि तुमने क्या कमाया होगा, मुझे पता है, लेकिन मैं कहीं नाराज़ ना हो जाऊं, इसलिए उन्होंने आज तक, ये आप लोगों को सार्वजनिक कर रहा हूं, आज तक इन्होंने नहीं बताया कि इनकम क्या हुई। उसके साथ साथ शिशिर जी उनके, अरे सर नहीं, वो तो सर ने बहुत कमा लिया। हमारे शिशिर जी तो जो है बहुत बढ़िया बना देते हैं, साला तिल का ताड़ का पहाड़। तो इन्होंने भी कभी एक भी बार फ़ोन नहीं किया कि सर वाकई में साधना में नुकसान जा रहा है। नहीं, हो सकता बैठता और कुछ करता, खैर कोई बात नहीं, और दूसरे सोर्सेस हैं उनके पास। तो हमने कहा कम से कम कुछ परिवार का तो भला हो रहा, क्या दिक्कत है।
हमने यहाँ समझौता कर लिया कि हमारे कम से कम कुछ लड़के लोग तो जॉब में लगे। आज मान लीजिए वीआईपी में 48 हो गए, हाँ, तो 48 तो परिवार में कुछ तो जा रहा है। तो कुल मिला के ये जुनून वाले हैं। तीसरे हमारे जो अधीक्षण यंत्री से रिटायर हुए हैं, इनको भी गोपनीय पत्रकारिता का शौक रहा है। गोपनीय, बाहर नहीं, बाहर कोई समझ भी ना जाए कि मैं जो है मीडिया लाइन में दखलंदाजी देता हूँ, तो उसके अनुभव उन्हीं को पता होंगे कि उनको क्या अनुभव है और क्या हो रहे हैं। चलिए अब आगे बढ़ाएं, क्योंकि खाना आप लोगों का लग रहा है, नहीं तो आज ये समाप्त नहीं होगा। अब बात आती है कि आप लोगों को अपनी कार्यशैली कैसे करना है। ये संस्थान को तो लाभान्वित करेंगे ही, लेकिन साथ साथ में बहुत प्रगति के सोपान पर पहुंच जाएंगे यदि आपने मेरी ये बातों को सुन लिया। देखिए, आपको उदाहरण दे दूं, एक हमारे मित्र हाई कोर्ट जज जबलपुर हैं, उन्होंने 2 या 3 महीने पहले हमसे एक वाक्य बोला रात में कि बोले, सर समुद्र में से सुई को ढूंढना है, समुद्र में से सुई को ढूंढना है। तो क्या ये संभव चीज़ है? नहीं है। लेकिन मैंने कहा कि सामने वाले का मेरे ऊपर विश्वास है कि मैं समुद्र में से सुई ढूंढ सकता हूं। जो आज वर्तमान में हाई कोर्ट जज है तो कमजोर व्यक्ति तो नहीं होगा, पावरफुल होगा। तो ये मेरा उनका विश्वास, और मैंने कहा नहीं, इस पे कुछ हमें सोचना चाहिए और करना चाहिए। तो आप लोग विश्वास नहीं मानोगे कि दूसरे दिन वो 11 बजे सुई हमने उनको दे दी, जो बिल्कुल असंभव थी। अब उसका आपको डिटेल बता दूं तब आपको समझ में आएगा। उनने कहा कि एक व्यक्ति है, वो ग्वालियर में सर्विस करता था और उसकी पत्नी का नाम मिथिलेश है और वो दतिया में सेटल हो गया है। वास्तविकता ये थी कि उसने ग्वालियर में एग्रीकल्चर में वो कर्मचारी ही नहीं था और दतिया में सेटल हो गया है। बोले उसका अपन को पता लगाना है, उसकी इंदौर में ज़मीन है, उसको अपन को आपको एग्रीमेंट करना है, वो अपन को पसंद है, ख़रीदना है। मैंने पहले रात में तो सोचा कि अरे ये कहाँ संभव है, सुबह देखेंगे। मैं सुबह जग जाता हूँ 4 बजे। 4 बजे से विचार मंथन सब चलता है। तो मैंने सोचा किसको फ़ोन लगाऊं, तो मैंने दतिया में और 2 ग्वालियर में फ़ोन लगाए। पहले तो इस पर निर्णय लिया कि किसको लगाऊं। ये नहीं है कि पता लगा कि श्याम जी निगम ब्यावरा के इनको ही लगा दूं या इनको लगा दूं, कौन पात्र है मेरी नज़र में। तो 4 में से आप विश्वास नहीं करोगे कि 3 तो फेल हो गए, लेकिन चौथा पास हो गया। चौथे ने कहा कि सर ये जो है जहां आपका रेस्ट हाउस है उसके पास में ही एक मिस्टर JN शर्मा रहते हैं, वो कभी ग्वालियर में हॉर्टिकल्चर में रहे हैं, शायद आप इनसे बात कर लो, ये नंबर। मैंने फ़ोन पे बात की, पता लगा वो मामला मीडिया का निकला। इनके अरुण जी के कई बॉस रहे हैं, गौरव शर्मा, आप लोगों को भी पता होगा। अब जो भी रहे हों, वो तो जब उसकी मामी का नाम था मिथिलेश। तो कहने का मतलब ये है कि आपके अंदर करने की क्षमता होना चाहिए, तो कोई ना कोई ऊपर वाला। तो ये बात आप लोगों को कितनी आश्चर्यजनक लग रही होगी कि ये पता लगाया जा सकता था क्या? नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी रिजल्ट दिया। तो वो हाई कोर्ट जज का पूरा परिवार कहने लगा, देखा आज तक 25 वर्षों से सर को चेक कर रहे थे, जो भी अपने घर के काम अवरोध हुए वो पूरे हो गए। अब ये सब ऊपर वाले की बात है कि उसकी कुछ कृपा रहती है तब व्यक्ति को कोई सफलता मिलती है। तो कहने का मतलब है कि समर्पणता के साथ व्यक्ति को कार्य करना चाहिए। तो उसमें बात आती है कि क्या करना है आप लोगों को। ये तो अभी शुरू नहीं हो पाया। फर्स्ट, प्लानिंग। कोई भी कार्य हो, चाहे आपको अपने घर में गेस्ट को खाना खिलाने की बात हो, चाहे अपन को संस्थान में करने की बात हो, हमारे दिमाग में पहले से ये फीड कर लेना चाहिए कि आज अनूप सक्सेना जी से क्या बात करनी है,
इनसे हमें कैसे काम कराना है, ये बात आपको मॉर्निंग जगने के बाद तत्काल फीड करना चाहिए, तो आप 100% सफल होंगे। कि हमारा आज कार्य का क्या मोटो है, कैसे हमें कार्य करना है, तो कभी आप असफल हो नहीं सकते। सफलता का सबसे बड़ा है कि आपकी प्लानिंग जितनी अच्छी होगी, और जो लोग 8 बजे जगते होंगे वो कभी प्लानिंग अच्छी नहीं कर सकते हैं। उसमें यहाँ कई लोग बैठे हुए हैं जो 8 और 10 बजे के शौकीन हैं जगने के, तुम भी हो। चलिए, फिर उसके बाद प्लानिंग जब आपके पास कोई चीज़ हो जाएगी तो उसे एक्टिवेट करना, कि उसका क्रियान्वयन हम कैसे करें। यदि उसका आपने चयन प्रॉपर ढूंढ लिया कि इस व्यक्ति से कार्य कराने के लिए इस तरह की बातचीत करना चाहिए, तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। यदि आपका तरीका गलत हुआ तो रिजल्ट भी गलत आएंगे। अब इन सब चीज़ों के साथ टाइम लिमिट, ये बहुत बड़ा फैक्टर है। जिस व्यक्ति ने अपना कार्य, मैंने अपने जीवन में 23 शादियां मैंने अपने हाथ से की हैं। कितना आश्चर्य लग रहा होगा, है आश्चर्य की बात ये नहीं है। अभी गले में नहीं उतर रही होगी कि ऐसा तो नहीं कि शिशिर जी जैसा कोई बात हो, हाँ? यदि ऐसी बात करोगे, इसलिए कह रहा हूं कि हो सकता है कि इसी से कुछ कट छट जाएंगी, कि आप साथ में तो रहना ही है। तो उन सभी में आप लोग विश्वास नहीं करेंगे, जो लोग प्रत्यक्षदर्शी हैं, जो भोपाल में जो मैंने शादियां की हैं, उनके प्रत्यक्षदर्शी जितने लोग भी हैं, हमारे जैन साहब होंगे, एक आध में अरुण जी होंगे, कुछ रहे होंगे, कि 2 बेटियों की मैंने बारात भी बुलाई और बेटे की भी, मतलब बहू के भी परिवार वालों को मैंने ही बुलाया। टाइम मैं कभी जो है, मैं 9 बजे सो गया हूँ, पता लगा है बारात जो है जाके वो कौन सा है अपना फन्ना पर दाढ़ी, राधा की दाढ़ी, उसमें वो डांस कर रही है 12 बजे बारात पूरी, और मैं 9:30 बजे सो रहा हूँ। आज भी वो हमारे समधी कहते हैं कि आपका तो ऐसा मैनेजमेंट है कि आप तो पता लगा कि 9 बजे ही सो गए और हम लोग जो है 12-1 बजे तक भोपाल घूम रहे। तो कहने का मतलब ये है कि टाइम लिमिट जब भी अच्छी होगी, जब आपका प्लानिंग अच्छी होगी और दूसरा आपका एक्टिवेशन अच्छा होगा। फिर बातें आती है कोऑर्डिनेशन की। ये समन्वय जो शब्द है, ये बहुत ही असरकारक है। इस समन्वय में जहाँ न्यूनता होती है, उससे सभी रिजल्ट अपोजिट होते चले जाते हैं। लोग कहते हैं कि नहीं, मेरे भाग्य में नहीं था। हाँ, हमारे अनूप सक्सेना जी कहेंगे कि सर मेरी तो प्रगति इतनी होना चाहिए थी, मेरा तो ये होता, लेकिन पता नहीं क्या भाग्य साथ नहीं दे रहा। मैं इसको नहीं मानता हूँ। मैं ये मानता हूँ कि आपका यदि प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होता तो सफलता हो सकता है किसी को थोड़ा जल्दी मिल जाएगी, किसी को देर में मिलेगी, लेकिन सफलता हासिल होगी, बशर्ते कि ऊपर के बिंदुओं को आपने सही कोऑर्डिनेट किया होगा। जब सही कोऑर्डिनेट किया होगा तो आज सब लोगों से, जितने आपके सराउंडिंग लोग हैं, उनसे संबंध अच्छे रहे होंगे तो रिजल्ट अपने आप अच्छे आएंगे। अब इसी बात में आती है डिसीजन मेकिंग, निर्णयन क्षमता, या इसको भी और कहें अपन एक डायनामिक डिसीजन। जी सर, जो गत्यात्मक निर्णय है वो जिस व्यक्ति के अंदर डेवलप हो गया, कि मान के चलिए कि यहाँ पर हमें गिरीश जी को ये वाला जो आरओ लेके आए हैं, इसका पेमेंट नहीं मिलेगा। यदि मेरे अंदर ये क्षमता है तो इनके हम किसी भी भुलावे में नहीं आएंगे। ये आपके अंदर डायनामिक डिसीजन जब ही डेवलप होगा जब आप बार बार डिसीजन लेंगे, कार्य करेंगे, प्लानिंग करेंगे, तो निश्चित रूप से आपका अपने आप परफॉर्मेंस बढ़ता चला जाएगा। उसके बाद आता है लीडरशिप। नेतृत्व और बॉस दोनों में बहुत बेसिक अंतर है। आप और हम एक नए परिवेश में
कह लेते हैं कि बॉस हमारे आ गए। ये नए प्रवेश में ही है। किसी भी संस्थान की बात करेंगे तो उसको बॉस के द्वारा ही संबोधित करना ज़्यादा मतलब एक प्राउड फील होता है कि हम जो कहें कि साहब बॉस हमारे ऐसे हैं, बॉस हमारे ऐसे। लेकिन मेरा अपना मानना है कि जो लीडर होता है वो अपने साथियों का विकास की सोचता है, अपने साथियों की भलाई सोचता है, अपने साथियों का दुख दर्द की हमेशा ख्याल रखता है। लेकिन बॉस मतलब निकालने के अलावा कुछ नहीं देखता। तो ये याद रखना चाहिए, चाहे मैं आपका बॉस हूँ, चाहे मैं आपका लीडर हूँ, यदि आप सबऑर्डिनेट हैं कहीं तो आपको ये चयन कर लेना चाहिए कि मेरे अंदर लीडरशिप के गुण हैं कि बॉस के गुण हैं। यदि ये आपने एक ले लिया डिसीजन तो निश्चित रूप से आप सफल होंगे, क्योंकि फिर आप उसी अनुसार कार्य करेंगे। तो ये सब चीज़ें आपके साथ होंगी, फलता भी मिलेगी और रिजल्ट भी मिलेंगे। अब चूंकि आज का कार्यक्रम मेरे समझ से कितना बज गया है जैन साहब? 7 बजा। भोजन का समय हो गया कि अभी और नहीं? अब वो बच्चे लोग सुबह से आए हैं 7 बजे से, आप तो नाश्ते का इंतजाम करते नहीं होंगे? हाँ, 7 वाला कोई नहीं। खैर चलिए अब थोड़ी सी बात और करें। कुल मिला के कहना ये है आज की सार की बात कि पहले तो हम आप लोगों से कोई क्वेश्चन कोई पूछना चाहे तो पहले आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हो कि इतनी जो बातें की हैं उस पर कहीं किसी भी तरह का किसी का बात हो तो हम कोशिश करते हैं। मैंने बात के शायद आपने पूरा नहीं सुना, आप अपनी यूनिट में चले गए होंगे। मैंने ये कहा था कि जितने लोग बैठे हुए हैं सभी ऊर्जावान हैं, जो सफलता की ओर बढ़ रहे हैं जिस क्षेत्र में, उसकी कोई ना कोई आदत होगी। मतलब सफल व्यक्तियों की आदत के बारे में कहा, इनवॉल आदत के बारे में मैंने नहीं कहा। मान के चलिए आपके अंदर एक स्मार्टनेस की है कि हमें स्मार्ट रहना चाहिए, तो एक अच्छी आदत है। कहीं भी किसी को अच्छा प्रभावित करेंगे तो हमें ये एडॉप्ट करना चाहिए कि हम किसी भी मीटिंग में जाएं, कहीं जाएं तो हमें आप जैसे बन के जाना चाहिए। इनके अंदर और कोई अच्छी आदत हो तो उसे एडॉप्ट करना चाहिए। आपके अंदर कोई अच्छी आदत लगती हो उसको देखना चाहिए। मैंने सब आदतें तो संभव ही नहीं है। 50% मैंने ये कहा कि आदतों से व्यक्ति का विकास होता है और विनाश होता है। 50 से, बाकी तो उसके ऊपर डेवलप करने से बात हो सकती है। तो मैंने ये नहीं कहा कि सब में एक सी हो सकती है। ऊर्जा मैंने कहा अलग अलग हो सकती है। अभी मुझे पता नहीं है कि किसके अंदर क्या ऊर्जा है। कि मिस्टर जी बैठे हुए हैं पीछे चश्मा लगाए आस्तिक जी, इन्होंने बोले हमें अंकल जी वो सिविल वर्क सीखना है। मैंने कहा मीडिया का आदमी सिविल वर्क क्या सीखेगा? चलो मैंने कहा आ जाओ, हमारी साइट चल रही हैं, तुम सिविल वर्क यहाँ साधना कै बजे आते हो? बोले हम तो 5 बजे आते हैं। मैंने कहा ठीक है, सुबह 7 बजे पहुँचो और 3 बजे तक वहाँ रहना। 1 महीने इन्होंने सीखा। कम से कम एक अंदर कोई ना कोई चीज़ जागृत तो हुई होगी भाई। अब जब वहाँ 7-8 घंटे समय दिया, एक अलग तरह का काम था, तो कुछ ना कुछ अच्छाई, कुछ आदत। तो मेरा कहने का आशा ये था कि जिस व्यक्ति में जो अच्छी आदत लगे, अपन को खराब की ओर नहीं जाना है। हर व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ अच्छी आदत होती है। और बोलिए, चलिए कोई बात नहीं। मेरा मतलब ये है, उसके आशय 4 बजे से ये नहीं था कि आप 4 बजे जग सकते हैं। जब मैं जो है 9 बजे सो जाता हूँ तो 4 बजे जग ही जाऊँगा। अब आप लोगों से किसी से कल्पना नहीं की जा सकती कि हमारे शिशिर जी जो 1 बजे पहुँचते घर, लेकिन मेरा मतलब है अर्ली मॉर्निंग। उसका भाव अर्थ ये है कि वो अर्ली मॉर्निंग 10 बजे सूर्य बहुत निकलने के बाद दिमाग आदमी का सही नहीं चलता। ये सनातन धर्म का नियम है। ये जो है बात करेंगे तो हमारे अग्रज तिवारी साहब बहुत अच्छा प्रवचन दे सकते हैं, लेकिन आज समय नहीं है। जो सुबह की पहली किरण होती है उसमें आप जग के कभी एक दिन मेरे खातिर 5 दिन जग जाइए और फिर महसूस करिए कि सुबह जगने पर जो प्लानिंग होगी वो कितनी सारगर्भित होगी, और वही प्लानिंग आपकी 10 बजे होगी तो कितना इफेक्ट करेगी।
तो मेरा आशय ये नहीं था कि सभी 4 बजे जगना संभव नहीं है आज के आपाधापी के दौर में। ये मतलब था कि अर्ली मॉर्निंग जब अपन सुबह का करें तो अपना जो भी पहला समय है उस समय पे तैयारी करें। ये आपका प्रश्न बहुत ही मार्मिक है और बहुत ही अच्छा है, क्यों हर लड़कियों की ये बहुत बड़ी समस्या हो सकती है कि यदि सही मोटिवेटर नहीं मिले तो निश्चित रूप से गलत ट्रैक भी हो सकता है। तो उसके लिए आपको हमने पहले कहा कि जिस तरह से लीडर और बॉस का चयन करने की बात है, उसी तरह से अपने को मोटिवेटर भी चुनना चाहिए। आपकी माँ हो सकती है, आपके फादर हो सकते हैं, अंकल हो सकते हैं, ब्रदर हो सकते हैं, सिस्टर हो सकती है, फिर अन्य सहयोगी। पहले फैमिली, क्योंकि फैमिली के अलावा आप बाहर यदि कोई अपना डिस्क्लोज करोगी तो नुकसान होगा, फ़ायदा हो नहीं सकता। क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं जो पॉइंट यानी 99% ये संभव नहीं है 99 कि सही मोटिवेट करने वाला व्यक्ति आपको मिल जाए या सही सहयोग करने वाला व्यक्ति मिल जाए। होता यही है कि आदमी का कष्ट जो होता है उसने अपनी समस्या रखी और उसका रूप दूसरा देखने को मिलता है। इसलिए सबसे पहले फैमिली मेम्बर हों, फिर आपके टीचर रहे हों। 10 टीचर में से एक आध तो ठीक हो गई क्या? तो कहने का मतलब यही था कि कोई भी मोटिवेटर हो, ऐसा नहीं है कि आसानी से आप हमसे पूछे, हो सकता है आपके साथी लोग हैं उनसे भी बहुत से अच्छे मोटिवेट कर सकती हैं। मैं 33 वर्ष कॉमर्स का प्रोफेसर रहा हूँ। MLB में मैं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट कॉमर्स में 3000 लड़कियाँ कॉमर्स की थी हमारे पास। तो निश्चित रूप से जब नूतन में एडमिशन हुआ होगा तो क्या कॉन्वेंट एजुकेशन से थी? तो इसका मतलब ये है कि ग्रेजुएशन में आपने अच्छी तरह से पढ़ाई नहीं की, फर्स्ट ये पक्का मान लीजिए। क्योंकि जो बच्चियां हमारे पास कॉन्वेंट से आती थीं उनके परसेंट और उनकी योग्यता डाउन होती चली गई, और जो सरस्वती शिशु मंदिर से आती थी वो अप होती चली गई। क्यों? वेरी गुड। इसका कोई बुरे मानने की बात नहीं है ना, आपके ऊपर लागू है। ये बताएं कारण क्या होता है कि जब बच्ची कॉन्वेंट से आई, सिंधिया स्कूल से आई, तो उसको लगने लगता है कि अरे हम तो बहुत इन लोगों से बड़े लर्नड हैं, वो अलग बिठाल देगी जो हिंदी मीडियम से आई हैं। तो उसके अंदर वो उस समय उसका बर्बाद होता रहा। तो हो सकता है परसेंट आपकी भी बहुत अच्छी आ गई हो। वो तो एक कला है, एग्जामिनेशन इज आर्ट। वो एक कला है कि वो आ गई, लेकिन योग्यता डेवलप हो गई, इसका इससे कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है कि आपका 85% वाली लड़की बहुत योग्य हो जाए और 45 वाली योग्य न हो। तो कहने का मतलब ये आपकी बुराई निकालना नहीं है, इसमें थोड़ा सा एनालिसिस करिए कि कहीं ना कहीं आपके पास सब्जेक्ट पे पकड़ कम हुई है। क्या आपने अभी 4221 प्रोबेशनर ऑफिसर की जगह निकली, उसमें फॉर्म भरा? क्यों? जब आप कॉमर्स की थी, यदि आपको सही ट्रैक चुनना था। अब आप अचीवमेंट की बात कर रही, तो निश्चित रूप से नेशनलाइज्ड बैंक में प्रोबेशनर ऑफिसर कम बात तो नहीं, और 100% आप सिलेक्ट हो जाओगी। अभी भी शायद 10 नवंबर है लास्ट डेट। नहीं, बात यह है अचीवमेंट की बात कर रहे हैं, तो आपने पूरे प्रयास पूरे मन से नहीं किए हैं, इसलिए अचीवमेंट नहीं मिला है। यदि पूरे मन से आप करेंगी तो मेरा यहाँ से दावा है कि आप 100% सिलेक्ट होगी और ऑफिसर बन जाओगी, तो साधना को गौरव प्राप्त होगा। बोलो, और कोई कंफ्यूजन? चलिए, अच्छा चैनल हेड भैया, चैनल भलाई की बात नहीं की है, ये आप लोग सोच के चलिए। इन्होंने मेरी परीक्षा लेने की बात की है। ये मेरी परीक्षा है कि ये 2000 एम्प्लॉय मायने तो रखते हैं, और 5 होटल भाई गिनना शुरू कर दो, लिखना शुरू कर दो। सबसे पहले अमर विलास, विज्ञाश्री, दयाल पैराडाइज, दयाल पैलेस, निर्मल। हॉस्पिटल में अभी बेटी का दामाद का नेशनल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बन रहा है। इसके बाद इन्होंने कहा कि 2000 वाला आंकड़ा इनको लगा कि ये निश्चित रूप से इसमें कोई खबर जैसा काम है। जिस तरह से एंकर जो है अपने तरह से बात करके घुमा देता है, इसमें कहीं ना कहीं कोई छिपा हुआ है। सर को कम से कम यहाँ आखिरी में कुछ तो सिखा दूँ। चलिए, कोई बात नहीं, अपने
कोई भी व्यक्ति सिखाता है तो बड़ा आनंद आता है। आज जो मध्य में बैठे हुए हैं, इनके पास 3 करोड़ रुपए की सैलरी बांटते हैं। 1500 लोगों का मैन पावर की सप्लाई है, जैसे कुंभकार जी। तो 1500 का आंकड़ा पूरा। अब एक एक आंकड़े देखते जाइए कि 5 होटल में एवरेज 50 लोग लगाइए, एक हॉस्पिटल, 3 गार्डन, और अब इसके बाद आपको जो वुमेन वर्ल्ड की बात कर रहे हैं वो 1 वर्ष क्या, अप्रैल तक हम स्टार्ट कर देंगे। जो एक महिला मार्केट है वो कॉमर्शियल जगह में, उसमें सब लेडीज रहेंगी। अब इसमें किस तरह से आप लोग अपना जॉब चेंज कर सकते हो जी, आपके ऊपर है। आप अपना लाभ लो, अपने परिवार का लाभ लो, लेकिन जब तक आप संस्था से नहीं जुड़े होंगे, संस्था के प्री नहीं होंगे, तब तक जो दूसरे एलाइड हैं उससे तो नहीं आपको लाभ होगा। तो लाभ लेने के लिए पहली शर्त है कि पहले संस्थागत कार्य करिए, समर्पणता के साथ कार्य करिए, और जो भी ओनर है वो ओनर खुश हो जाएगा, वो हमें रिकमेंड करेगा, आपका कार्य हो जाएगा। तो आपको इसमें कोई शक है क्या? कोई शक तो नहीं है कि और डिटेल बताऊं, और बाहर का, देश का, विदेश का भी बताऊं? नहीं, वो भी संभव है। अपने पास संस्थान है अपने 4 कंट्री में, बताने की ज़रूरत है कि नहीं? इतने से संतुष्ट हैं आप? अपने साथियों के लिए भी संतुष्ट हैं? मैंने ये कहा है कि पहले जिस संस्थान में आप काम कर रहे हो उसके ओनर को प्रभावित करो। ओनर प्रभावित कैसे होगा? आपके वर्क से। आपने वर्क अच्छा किया है तो निश्चित रूप से ओनर प्रभावित होगा। जब ओनर प्रभावित होगा तो ये सब चीज़ें जो बताई हैं वो कोई भी कह दे, चाहे मैं कह दूं, चाहे ये कह दें, चाहे ये कह दें, वो कार्य तत्काल हो जाएगा। तो ये सब चीज़ों के लिए व्यक्ति को संपर्क जरूरी है। अब संपर्क करने के लिए पिछली बार एक उदाहरण दिया था, नहीं, एक पुजारी और नाई वाला। अब तुम लोगों को भी 2 मिनट का सुना दूं। एक पुजारी और नाई दोनों साथ थे। तो नाई जो है थोड़ा सा वैसे भी बताया जाता है, कोई एक आध सॉफ्टवेयर अधिक लगा होता है, ऐसा कहते हैं। उसमें कोई योग्य व्यक्ति माना जाता है कि पहले जो पूर्वजों में थे, पंडित और नाई ही पूरे निर्णय लेते थे घरों के, शादी संबंधों से लेके, इसलिए दोनों लोग इतने योग्य माने जाते थे। तो साहब, तो उस नाई ने कहा कि पंडित जी आप क्या पूजा करते रहते हो, इनकी नौकरी नहीं लगी, ये डिप्टी कलेक्टर नहीं बने, ये नहीं हुए, ये नहीं हुए। तो पंडित जी भी सुनते रहे कि बात तो सही है कि आपका भगवान क्या करता है, कष्ट ही कष्ट हैं जितने हमारे पास सराउंडिंग है। जैसे इन्होंने कहा कि हमारे सब साथी लोगों की अल्प सैलरी है, तो क्या करना चाहिए? तो उन्हें आगे ये कहा कि ठीक है, चलो आगे थोड़ा चलते हैं। तो एक व्यक्ति, काफ़ी बड़े घने बाल, दाढ़ी बढ़ी हुई है, कपड़े फटे हुए हैं, मिलता है। तो पुजारी जी बोले नाई से कि आप तो इसमें एक्सपर्ट हो, उसकी कटिंग वटिंग कर दो तो ये अच्छा लगने लगेगा। तो नाई बोलता है कि पंडित जी उसने मुझसे संपर्क कहाँ किया? जब आप किसी से संपर्क नहीं करेंगे तो आपको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। तो आपके साथियों को कोई जॉब चाहिए हो तो जैन साहब को, कुंभकार जी को प्रभावित करिए। मैं तो एक जो है वैसा हूँ, मार्गदर्शक, इधर से उधर घूमा और चल दिया। हम तो हर माया मोह से मुक्त हैं।